नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से है। प्रमुख वन संरक्षक पद से हटाए गए राजीव भरतरी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। विनोद सिंघल को बनाया गया प्रमुख वन संरक्षक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 34 तबादले किए गए हैं। सरकार के बड़े फैसले से ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। कॉर्बेट पार्क में मिल रही थी करप्शन और लापरवाही की शिकायतें। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये तब्दीलियां की गई है। सरकार के बड़े फैसले के बाद ब्यूरोक्रेसी में हलचल हो गई है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कॉर्बेट पार्क में करप्शन और लापरवाही की तमाम शिकायतें। उसके बाद प्रमुख वन संरक्षक पद से हटाए गए हैं राजीव भरतरी। पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहां पर हुई है ऑर्बिट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीजें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। विनोद, लंबे वक्त से ये मांग उठ रही थी, जिस तरीके से खबरें भी आई भ्रष्टाचार को लेकर, लापरवाही की, उसके बाद ये लग रहा था कि इनका जाना तय है और आज ये साफ हो गया कि भरतरी को हटा दिया गया। बिल्कुल दीपा, देखिए सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रमुख वन संरक्षक की पोस्ट पर जिसका ऐसा टेन्योर है उसको पहली बार हटाया गया है। तमाम आज बम्पर ट्रांसफ़र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुए हैं। 34 बड़े अफसर इसमें आज इनके तबादले किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज पीसीसीएफ यानी प्रमुख संरक्षक उत्तराखंड राजीव भरतरी को भी हटा दिया गया है। और ऐसे में आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से राजीव भरतरी को लास्ट के टेन्योर में हटाया गया है, तो जितने भी आज ट्रांसफ़र हुए हैं, ज़रूर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस कारण से राजीव भरतरी को हटाया गया है। लिहाजा सरकार ये भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितताएं तमाम और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आ रहे थे, उसके चलते ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर राजीव भरतरी को हटाया गया है तो कॉर्बेट पार्क में जिस तरह से वित्तीय अनियमितताएं का हवाला राज्य सरकार दे रही है, तो डायरेक्टर आखिरकार क्यों जस के तस बने हुए हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी दीपा मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से 2 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर चार्जशीट पहले हो रखी है, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। सरकार के इस फैसले से और जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े ट्रांसफर यहाँ पर हुए हैं, उस पर सरकार की मंशा क्या होगी, इसके पीछे कोई कारण जरूर पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का हवाला राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन ऐसा मैंने आपको ये भी बताया कि पहली बार ऐसा हुआ, यानी करीब 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं और उससे ठीक पहले ऐसा नहीं हुआ कि जब राजीव भरतरी हो या फिर तमाम अन्य ऐसे अधिकारी जो लास्ट के टेन्योर में चल रहे हैं, यानी प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड की ऐसी पोस्ट है जो लास्ट के टेन्योर में होती है, और उसमें पहली बार इस बार इतनी बड़ी पोस्ट से एक अधिकारी को हटाया गया है। और एक मंशा सरकार की ये भी होगी कि जिस तरह से आरोप सरकार लगा रही है कि वित्तीय अनियमितताएं होंगी या भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, कॉर्बेट में को लेकर एक दीवार में भ्रष्टाचार हुआ है, वित्तीय अनियमितता पाई गई है, तो आखिरकार एक बड़े अफसर पर तो जरूर कार्रवाई राज्य सरकार ने की है, लेकिन जिम कॉर्बेट के निदेशक पर ऐसी क्या मेहरबानी राज्य सरकार की है कि उनको जस ज्यों का त्यों रखा गया है। लिहाजा विनोद सिंघल को, जो 1 साल जूनियर है राजीव भरतरी के, उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। उत्तराखंड के वन प्रमुख संरक्षक उनको बनाया गया है। इस बात से हटकर अगर बात की जाए कि जो आज बड़े ट्रांसफर 34 ट्रांसफर वन विभाग में हुए हैं, तो जो सरकार की तरफ से आज ट्रांसफर हुए हैं, जरूर सवालों के घेरे में। सबसे पहले तो ये है कि 20 साल के करीब में ऐसा पहली बार हुआ है कि लास्ट के टेन्योर में प्रमुख वन संरक्षक को हटा दिया गया हो। और जो बातें भी बताई जा रही हैं, जो कारण गिनाए जा रहे हैं, वो वाकई में है या फिर वजह कुछ और, इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते देहरादून से ही दूसरी बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र की नई तारीख तय हो चुकी है। 9 और 10 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसी का इंतजार लगातार हो रहा था। अब तारीख सामने है। 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में ही आयोजित होगा सत्र, ये भी साफ है। तीसरी बार बदली गई विधानसभा सत्र की तारीख और जानकारी ये मिल रही है कि गैरसैंण के बजाय देहरादून में ही ये सत्र चलेगा। तीसरी बार विधानसभा सत्र की तारीख को बदला गया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त जो अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है, वो 9 और 10 तारीख को होगा। और
मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में, उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। एक बात इसमें साथ में और जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि सत्र का जो बिजनेस होगा वो सरकार की तरफ से आता है। वो जितने दिन का भी निर्धारण करेंगे, वैसा जैसे मुझे जानकारी 2 दिन की प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष अवसर का भी हम इसमें तलाश रहे हैं। आपने थोड़ा पिछले दिनों हम जाए तो सतत विकास लक्ष्य को लेकर हमने एक विशेष सत्र में हमने अपनी बातचीत की थी, किस प्रकार से हम इन लक्ष्यों को हासिल करें। उस पर सभी माननीय विधायक उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की थी, क्योंकि मेरे इस विधानसभा में बहुत विद्वान माननीय विधायकगण हैं। और ऐसे ही अब हमारा जो आजादी का 76वां वर्ष को हम मना रहे हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि उसके लिए भी हम कुछ विशेष रूप से उस पर हम डिबेट करें, डिस्कशन करें, हेल्दी डिबेट करें। तो ये भी मेरी मंशा है, यदि संभव हुआ तो इसी दौरान उसको भी हम इसका पूरा करेंगे। तो विधानसभा स्पीकर उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि वहां पर तमाम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जा सके। और इस बार एक अलग बात यह है कि गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही ये पूरा सत्र चलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलती हूँ। पंकज, सबसे पहले तो 3 बार तारीखें बदली गई, उसके बाद 9 और 10 तारीख तय हुई है, लेकिन अब जगह जो बदला गया, पहले गैरसैंण और उसके बाद अब देहरादून को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि वहीं पर ये पूरा सत्र चलना है। कितना अहम उत्तराखंड के लिहाज से ये शीतकालीन सत्र? बिल्कुल दीपा, देखिए काफ़ी अहम सत्र होने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार का ये अंतिम बजट सत्र होगा और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। लेकिन सरकार अभी क्योंकि कन्फ्यूजन में है कि सत्र आखिरकार कहाँ किया जाना है, क्योंकि तीसरी बार विधानसभा सत्र की दीपा तारीख बदली गई है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार सत्र गैरसैंण में किया जाना है या फिर देहरादून में किया जाना है। हालांकि इससे पहले जो सत्र हुआ था उसकी जो तारीख थी वो 28 और 29 नवंबर तय की गई थी और उसको गैरसैंण में ही रखा गया था। उसके बाद इसको 7 और 8 दिसंबर को तय किया गया, जो गैरसैंण में ही आयोजित होना था। लेकिन अब एक तारीख फिर बदली गई है और अब इस तरह की जानकारी मिली है कि अब विधानसभा का सत्र है वो 9 और 10 तारीख को देहरादून में ही आहूत किया जाएगा। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से विधानसभा अध्यक्ष की बातचीत हुई है। उन्होंने विधानसभा सत्र को देहरादून में ही करने की आह्वान किया था और ये बात रखी है, अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है। तो अभी जो सत्र की तारीख है वो 9 और 10 दिसंबर तय की गई है, जो विधानसभा का सत्र है देहरादून में ही होगा। लेकिन इस बात से दीपा, इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि गैरसैंण में सत्र होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि गैरसैंण से तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और यह भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम सत्र होगा। अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है, बिल्कुल अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि गैरसैंण में सत्र होना है या फिर देहरादून में। इसी को लेकर असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। बहरहाल कुल मिलाकर के बहुत अहम है उत्तराखंड के लिहाज से ये विधानसभा सत्र और सरकार के लिहाज से भी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा के जागेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दरमियान हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, उससे साफ संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की ही होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के आते ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन आय दोगुनी की जाएगी। साथ ही 1 साल के भीतर सभी खाली पदों को भी भर दिया जाएगा। योजनाओं के सहारे प्रति व्यक्ति औसत आय को जितनी इस समय है राज्य की, उसको दुगना करेंगे। हम उस लक्ष्य के साथ चलेंगे। युवाओं को हम जितने पद खाली पड़े हुए हैं, सत्ता में आने में 1 ही साल के अंदर उन सब पदों को भरेंगे। हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे और स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देंगे और वो अपने परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा करके करेंगे, शिल्प को बढ़ा करके करेंगे। और यदि उसके बावजूद भी जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको राहुल गांधी जी की न्याय योजना के तहत 5,000 रुपया जो है हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। 3 दिसंबर वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, मगर पीएम के दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम उत्तराखंड आए थे और जनता से कई वादे करके वो गए थे, लेकिन वो वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए।
अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे कि वो अच्छे दिन लाएंगे इस प्रदेश में आज ये प्रदेश बेरोजगारी के मामले में निरंतर पायदान चढ़ते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इसका जवाब दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इसका जवाब दीजिए कि कोविड में जो हजार मौतें इस प्रदेश में बद इंतज़ामी के चलते हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुरा हाल है, सरकारी हॉस्पिटलों का निजीकरण कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा का आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रही है। पार्टी के सीएम पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने हरिद्वार पहुंच करके प्रेस वार्ता की। अजय कोठियाल ने बताया कि फ्री तीर्थ यात्रा गारंटी के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। घोषणा करी थी कि किस प्रकार से तीर्थ यात्रियों के लिए एक तरतीब बनाई जाएगी ताकि उनको राम जन्मभूमि, अपना करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर क्रॉस करके होता है, अजमेर शरीफ, वहाँ पे यहाँ उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजा जाए, जिसमें कि रहने की सुविधा सरकार देखेगी, आने जाने की सुविधा सरकार की जिम्मेवारी होगी, साथ में एक आदमी आपके साथ चलेगा, वो भी मुफ्त होगा। और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले साल ये योजना शुरू करी थी और कोई 35,000 लोग 6 महीने में इस योजना के तहत ये दर्शन कर पाए थे, तो उत्तराखंड में आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और कल से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हमारे कार्यकर्ता शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के नेता अलग अलग तरह से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ कर्नल कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, तो अब प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने विजय शंखनाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहले फेज में कुमाऊं की 5 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा होगी। हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक और उत्तराखंड के प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी ने ये यात्रा शुरू की है और वो इस यात्रा में पहले दौरे में 5 विधानसभाओं में जा रहे हैं और आज गंगोली हाट में हैं और लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलकर, कार्यकर्ताओं से मिलकर, सब लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद आपको जैसे पता भी है कि हमारी जो विधानसभा के प्रभारी बना रहे हैं, लगातार हम सबसे आगे हैं। पौड़ी से खबर है, पौड़ी में गुलदार की दहशत है। लोगों का कहना है कि ये गुलदार झाड़ियों में छिप करके हमला करता है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए एक तरफ गश्त बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पिंजरा भी लगाया जा रहा है ताकि कैद किया जा सके गुलदार को। बागेश्वर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से 4 दिवसीय विज्ञान महोत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों समेत शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दरमियान छात्रों के व्यवहारिक जीवन में विज्ञान के महत्व के साथ ही उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा हो रही है और इस दौरान इस पर भी जोर दिया गया कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को जोड़कर कैसे कोई उपयोगी चीज बनाई जा सकती है। क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी धारचूला तहसील क्षेत्र आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में बरसात के मौसम में स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है। साल 2005 से ही मांग उठ रही है कि इन गांव को विस्थापन किया जाए और एक बार फिर से इन गांव के लोगों की विस्थापना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 233 प्रपोजल्स हमारे क्लियर हो गए और रिसेंटली भी हमें 55-56 लाख रुपए एक पर्टिकुलर विलेज के विस्थापन के लिए मिले। पूर्व में भी हमें कॉन्टीन्यूसली धनराशि प्राप्त हो रही, तो उसका वितरण भी किया जा रहा है और उनके जो नई जगह उनके घर बनाए जाने और उन सारे उसके लिए प्रथम किश्त जो हमने दी है तो उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही। बड़कोट के मोरी इलाके में भालू का आतंक बना हुआ है। लेवाड़ी गांव के पास भालू के आतंक से लोग बेहद दहशत में हैं। ये भालू अब तक कई ग्रामीणों के ऊपर हमला कर चुका है। लेवाड़ी गांव की 2 महिलाओं के ऊपर भालू ने हमला कर दिया। दोनों महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली थी। उत्तरकाशी का रवाई घाटी और गंगा क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत के लिए जाना जाता है। पुरोला ब्लॉक में आज भी कई गांव के लोग पत्थरों की नक्काशी कर चीजें तैयार करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। मगर आधुनिकता के दौर में लोग अपने पुराने पेशे से मुंह मोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि समय के साथ भवनों के बदलते स्वरूप ने उनके व्यवसाय को काफी हद तक प्रभावित किया है।
अल्मोड़ा में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक आई ऐप की जानकारी दे रही है। इस ऐप के जरिए अब आम आदमी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस की मदद कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का फोटो खींच करके पुलिस के पास भेजा जा सकता है, जिस पर पुलिस एक्शन लेगी।